welcome to AnthroWord. So in this lecture we are going to discuss about the topic primates behavior, tertiary and the quaternary fossil primates. Previously हमने lectures में discuss किया है characteristics of the primates, evolutionary trend and primate taxonomy, primate adaptations. तो आप previous lectures आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपके ये topics cover हुए हैं जो पेपर 1 के 1.5 टॉपिक के अंदर है. तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. एक छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है प्राइमेट्स में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है. अगर हम प्राइमेट्स पढ़ रहे हैं तो उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी समझना ज़रूरी हो जाता है. प्राइमेट्स का सोशल ग्रुप में रहना इनका एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. और ये सिग्निफिकेंट क्यों होता है? क्योंकि इससे मेजर एडेप्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इस सोशल कॉन्टेक्ट्स में रह के. और ये फॉर्म कैसे होता है, क्या कंडीशंस होती हैं जो इन्हें प्रेशराइज करती हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो पहला जो रीज़न होता है वो होता है प्रिडेशन, जिसमें गेनिंग प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि प्रोटेक्शन की वजह से, या कह सकते हैं कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन में बाइंड करते हैं जिससे कि वो अपना प्रोटेक्शन कर सके. दूसरा होता है ग्रुप लाइफ. तो ग्रुप लाइफ में क्या होता है कि उनकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है इन एक्वायरिंग फूड सोर्सेज इन द फॉरेस्ट. तो फूड सोर्सेज के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और दूसरा प्रोटेक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं. इसमें बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे सॉलिटरी इंडिविजुअल्स जिसमें एक मदर और उसका डिपेंडेंट ऑफस्प्रिंग, उसका बच्चा होता है, या फिर एडल्ट मेल होता है, या फिर एडल्ट फीमेल होते हैं. दूसरा जो टाइप होता है फैमिली और द मोनोगेमस पेयर्स. इसमें एक मेटेड पेयर होता है. तो मेटेड पेयर का मतलब हो गया कि एक मेल एक फीमेल और उनका एक ऑफस्प्रिंग. तो ये एक फैमिली या मोनोगेमस पेयर होता है. थर्ड जो होता है वो होता है मल्टी मेल मल्टी फीमेल ग्रुप. तो इसमें मल्टी मेल मतलब बहुत सारे मेल और बहुत सारे फीमेल होते हैं इस ग्रुप में. फोर्थ वन इज़ द ऑफस्प्रिंग एंड सेवरल नॉन सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स. जिसमें ऑफस्प्रिंग होते हैं और बहुत सारे नॉन सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स होते हैं जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते हैं. फिफ्थ वन इज़ द सिंगल मेल. इसमें एक मेल होता है और सेवरल फीमेल्स होती हैं, तो ये ग्रुप होता है. और लास्ट होता है ऑल मेल ग्रुप्स, या तो सारे मेल होते हैं या फिर ऑल फीमेल ग्रुप्स. तो ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है. आइए अब आगे देखते हैं प्राइमेट बिहेवियर के बारे में. तो प्राइमेट्स कैसे बिहेव करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसके लिए प्राइमेट बिहेवियर का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो सबसे पहले इसमें आता है सोशल ग्रूमिंग, पेरेंटल केयर, रिप्रोडक्शन, मदर इन्फेंट रिलेशनशिप, डोमिनेंस, एग्रेशन एंड कम्युनिकेशन. तो आइए एक एक करके इन सारे प्राइमेट बिहेवियर को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं सोशल ग्रूमिंग के बारे में. तो एक रेगुलर प्राइमेट एक्टिविटी होता है. ये यूज़ कहाँ होता है? टू फोर्टिफाई द लिंक्स. तो लिंक बनाने के लिए या एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए इसका यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट एनिमल्स होते हैं वो टेंड टू ग्रूम मोर डोमिनेंट वंस. मीन्स जो डोमिनेंट होता है, मीन्स जो पावरफुल होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है, वो उसको ग्रूम करते हैं. और मेल्स ग्रूम करते हैं फीमेल्स को फॉर द सेक्सुअल एक्सेस के लिए. तो यहाँ पे ग्रूमिंग का क्या यूज़ है? एक तो डोमिनेंस के लिए और दूसरा सेक्सुअल एक्सेस के लिए. फिर ये इम्पॉर्टेंट और यूनिक कैसे है? क्योंकि ये सोशल सीमेंटिंग करता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्रुप. तो ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन करने में ये सोशल सीमेंटिंग का काम करता है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का काम करता है. ईजेज द इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स वेयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन और एग्रेशन. तो जहाँ फ्रिक्शन या एग्रेशन की कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में सोशल ग्रूमिंग ही हेल्प करता है, और इसकी वजह से एक फ्रेंडली सोशल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है एमंग द एनिमल विद इन द ग्रुप. तो ये एक पॉजिटिव वे है कि सोशल ग्रूमिंग की वजह से अगर कोई फ्रिक्शन या एग्रेशन हो रहा है ग्रुप में मेंबर्स के बीच में, तो सोशल ग्रूमिंग की वजह से ये उसमें फ्रेंडली सोशल रिलेशन को इस्टेब्लिश कर पाते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग बॉडी क्लीन. तो आपने बंदरों को देखा होगा कि वो एक दूसरे की बॉडी क्लीन करते रहते हैं, जू निकालना या फिर उनके फर
को वो सहला के उसको क्लीन करते रहते हैं। तो ये भी एक सोशल ग्रूमिंग का पार्ट होता है जो कि रिमूव्स पैरासाइट्स हटाने का काम करते हैं, एंड डेब्रिस, जो डेब्रिस होता है, धूल वगैरह जो होती हैं, फ्रॉम द फर, जो उनके बाल होते हैं, एंड द स्किन, और उनके स्किन से। तो ये सोशल ग्रूमिंग की वजह से ये एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेरेंटल केयर। तो यहाँ पेरेंटल केयर की बात की जा रही है, तो एक पेरेंट का ऑफ स्प्रिंग के लिए जो केयरिंग होगा ये पेरेंटल केयर में आता है। तो जो इन्फेंट होता है ये यूजुअली डिपेंड होता है अपनी माँ पे फॉर द 2 to 6 months। तो जब वो जन्म लेता है तो उसके 2 से 6 महीने तक वो अपने माँ पे डिपेंड रहता है फूड के लिए। मोस्ट इन्फेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली उनके माँ पे फर्दर पीरियड के लिए भी डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि 6 से 12 महीने तक के लिए भी वो डिपेंडेंट रहते हैं। वो डिपेंड करता है उनके सिचुएशन पे कि वो 6 महीने तक डिपेंडेंट रहते हैं या 1 साल तक डिपेंडेंट रहते हैं। द इन्फेंट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन देयर मदर्स फॉर सपोर्टिंग ड्यूरिंग फाइट। अगर ग्रुप में आपस में बच्चों में लड़ाई हो जाती, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग होते हैं ग्रुप में, बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर वो आपस में लड़ाई कर दें तो फाइट के दौरान माँ उसको बचाने के लिए आती है, और फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेंजर, या कोई और डेंजर होता है उनकी लाइफ के लिए, अगर कोई खतरा है तो उस मोमेंट पे उसकी माँ उसकी हेल्प करती है फॉर द 3 to 4 years। तो इस कंडीशन में फ़ाइट के दौरान सपोर्ट करने में, और कोई भी और डेंजर आ जाती है तो वो 3 से 4 साल तक पेरेंटल केयर करती है उसकी माँ। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि इन ऑल प्राइमेट्स एक्सेप्ट फॉर द ह्यूमन, फीमेल्स होती हैं वो सीजनली और साइक्लिकली रिसेप्टिव होती हैं। तो रिसेप्टिव का मतलब होता है कि रेडी टू मेट। तो ये सीजनली इनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है ये एक्टिव हो जाती है, और फीमेल जो है वो रेडी रहती हैं मेटिंग के लिए। इनकी पेयर बॉन्डिंग बहुत रेयर होती है, ये अकेले रहते हैं। जैसे गिब्बन होता है जो, तो इसको हम लाइफ लॉन्ग जो है वो मोनोगेमिस्ट ही मानते हैं कि ये मोनोगेमिस्ट होते हैं, ये अकेले ही रहते हैं। फिर अगर हम चिंपैंजी के कंडीशन में देखें तो इनका एक सेंसरशिप होता है ऑफ द सेवरल वीक्स वेयर कपलेशन इज़ फ्रीक्वेंट। तो सेंसरशिप क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म मेटिंग होता है। तो चिंपैंजी जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म मेटिंग करते रहते हैं फॉर द सेवरल वीक्स। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट होता है मदर इन्फेंट रिलेशनशिप। तो मदर इन्फेंट रिलेशनशिप की यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहले हमने पेरेंटल केयर की बात हमने करी थी, यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड टू अलाउ द इन्फेंट टू बी एबल टू इंटरेक्ट प्रॉपरली एज एन एडल्ट। तो ये एक इंट्रैक्शन एज एन एडल्ट, जब इन्फेंट बड़ा होता है तो कैसे उसे इंटरेक्ट करना चाहिए अपने ग्रुप में, वो मदर इन्फेंट रिलेशनशिप से वो इन्फेंट सीखता है। दिस अटैचमेंट बिगिंस एट बर्थ इटसेल्फ। तो जब उसका बर्थ होता है तब से ही वो सीखना स्टार्ट कर देता है कि उसे जो है अपने ग्रुप में इंटरेक्ट कैसे होना है, कैसे बिहेव करना है। और ये मोस्ट फंडामेंटल सोशल यूनिट होता है विद इन द प्राइमेट्स, और ये उसके बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। इन्फेंट आर मोस्टली केयर्ड फॉर बाय देयर मदर। तो इन्फेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली अपने माँ के द्वारा ही उनका केयर किया जाता है। जो प्राइमेट्स होते हैं वो सीखते हैं कि व्हाट टू ईट, उन्हें क्या खाना है, वेयर टू फाइंड फूड, उन्हें खाना कहाँ मिलेगा, एंड हाउ टू ईट डिफरेंट फूड्स। तो अगर अलग अलग फूड है तो उसे किस तरीके से खाना है ये भी वो सीखते हैं। फिर मेटिंग रिचुअल्स को सीखते हैं, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में वो सीखते हैं। और फीमेल जो होती हैं वो मैटरनल बिहेवियर के बारे में सीखती हैं कि जब उनका बच्चा होगा तो उन्हें कैसे ट्रीट करना है, उन्हें कैसे ग्रुप के हिसाब से बिहेव करना है। नेक्स्ट वन इज़ द डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है, प्राइमेट जो होता है वो मोस्टली ग्रुप लिविंग एनिमल है, और इसमें क्या होता है कि डोमिनेंस हायरार्कीज़ होती हैं कि एक डोमिनेंट होता है, फिर उसके नीचे उसके फॉलोअर्स होते हैं। हायरार्कीज़ आर ऑल्सो रिफर्ड एज स्टेटस रैंक। तो यहाँ पर रैंक की बात करते हैं कि जो डोमिनेंट होता है उसका हायर स्टेटस होता है। अ डोमिनेंट इंडिविजुअल ऑलवेज गेट्स प्रियोरिटी, वो हमेशा प्रियोरिटी पाता है क्योंकि डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है। इवन इन अ कन्फ्रंटेशन, तो अगर कन्फ्रंटेशन भी होता है, अगर आमने सामने दो मेंबर्स आ जा रहे हैं एक प्राइमेट में, तो जो डोमिनेंट होता है प्रायोरिटी उसी को दी जाती है। एनिमल्स हायर इन द हायरार्की टेंड टू डिस्प्लेस लोअर रैंक इंडिविजुअल फ्रॉम रिसोर्सेज। तो जो एनिमल हायरार्की में
डोमिनेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लोअर रैंक के मेंबर को। किन किन कंडीशंस में? मेटिंग में, स्पेस में और फूड में। तो ये कंडीशंस होती हैं जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है वो डोमिनेंस करता है। और डोमिनेंस सिर्फ प्रायोरिटी ही नहीं रखता है मेटिंग, स्पेस या फूड के लिए, बट ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज सोशल इंट्रैक्शन। तो डोमिनेंस का ये भी काम होता है, ऑर्गेनाइज करता है सोशल इंट्रैक्शन को। नेक्स्ट वन इज़ द अग्रेसिव। तो जब कंपटीशन होता है फूड के लिए या फिर डिफेंस की बात करते हैं एक इन्फेंट की बाइट्स पेरेंट्स, या फिर डोमिनेंस के लिए स्ट्रगल होता है, तो इस कंडीशन में अग्रेसिवनेस आती है मेंबर्स में। और ये अग्रेशन जो होता है बिल्टअप और स्पॉन्टेनियसली, ये स्पॉन्टेनियस बनता है, ये तुरंत होता है और ये रिलीज़ भी हो जाना चाहिए, मस्ट बी रिलीज। तो ये होता है अग्रेसिवनेस। फिर जो इनकी हायरार्कीज होती है वो बहुत रिजिड होती है, मीन्स कि वो फ्लैक्सिबल नहीं होती है, बहुत रिजिड होती है। जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट ही रहेगा। और इस वजह से जो अग्रेशन है कॉमन होता है, क्योंकि जो डोमिनेंट है वो लोअर रैंक के मेंबर्स को डिस्प्लेस करेगा, तो इस कंडीशन में उसका एग्रेशन जो है वो हर टाइम दिखेगा, इसलिए वो कॉमन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंक्लूड करता है बॉडी सेंट की, बॉडी का स्मेल करके कम्युनिकेट करना, बॉडी पोस्चर से, जेस्चर से या वोकलाइजेशन से, या कुछ आवाज़ निकाल करके। तो कम्युनिकेशन जो होता है एक मेंबर से दूसरे मेंबर से उसके इमोशंस, जैसे कि ग्रीटिंग, फियर, थ्रेट, हैप्पीनेस, डेंजर, पेन, हंगर, तो ये इमोशंस होते हैं। और वो इमोशंस कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं? तो वो एक्सप्रेस किए जाते हैं वाइड वैरायटी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, वोकलाइजेशन एंड ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स। तो या तो वो बॉडी का मूवमेंट करके अपना इमोशंस को शो करेगा, या फिर फेस का एक्सप्रेशन कुछ होगा उसको एक्सप्रेस करके अपना कुछ कम्युनिकेट करना चाहेगा, या वोकलाइजेशन होगा, कुछ आवाज़ चीख करके वो अपने एक्सप्रेशन को बताएगा, या फिर ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स वो अपने स्मेलिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएगा। ऑल्फैक्टरी सिग्नल जो है वो समझ पाएगा सामने वाला स्मेल करके। तो ये हो गया आपका प्राइमेट बिहेवियर के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टर्सरी एंड क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट्स के बारे में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉच। तो ये बेसिकली टाइम स्लॉट्स हैं एक तरीके से। इयॉन में बहुत सारे एरा होते हैं, एरा में बहुत सारे पीरियड होते हैं, और एक पीरियड में बहुत सारे इपॉच होते हैं। जैसे हम किसी के डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि डेज होते हैं, मंथ होता है और ईयर्स होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दिन होते हैं, दिन को मिला करके मंथ बनता है और मंथ को मिला करके ईयर बनता है। तो ये उसका भी बड़ा पार्ट है कि बहुत सारे ईयर्स को मिला करके, 1000 या मिलियन ईयर्स को मिला करके इपॉच बनता है। बहुत सारे इपॉच मिलके पीरियड बनाते हैं, और बहुत सारे पीरियड मिलके एरा बनाते हैं, और बहुत सारे एरा मिलके इयॉन बनाते हैं। तो ये कंडीशन होती है टाइम पीरियड की। और इसमें हम डिस्कस करेंगे फॉसिल प्राइमेट्स का क्या एग्जिस्टेंस रहा है। तो सबसे पहले इयॉन देखते हैं। तो इसमें आता है फेनेरोजोइक। तो फेनेरोजोइक एक इयॉन है, और ये करेंट जियोलॉजिक इयॉन है जो कि कवर करता है 541 मिलियन ईयर से करेंट के टाइम पीरियड को, क्योंकि ये इस टेबल में सबसे बड़ा टाइम पीरियड है। और इसमें डेवलपमेंट हुआ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का और फिशेस का, बहुत सारे इंसेक्ट्स का। तो ये इयॉन हो गया। इयॉन के अंदर आता है सेनोजोइक एरा। तो सेनोजोइक एरा जो है वो अराउंड 66 मिलियन ईयर से लेकर करेंट तक का जो पीरियड है वो सेनोजोइक में आता है। और इसमें क्या हुआ कि मैमल्स आए, तो इसे हम एज ऑफ मैमल्स भी बोलते हैं। बर्ड्स आई और फ्लावरिंग प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ। इस एरा में दो डिवीज़न है, एक है क्वाटरनरी और टर्सरी, जिसे हमें पढ़ना है। टर्सरी फर्दर डिवाइडेड है नियोजीन और पैलियोजीन में। अब टर्सरी का डिवीज़न और इपोज में देखते हैं कि पीरियड जो टर्सरी पीरियड है वो कितने इपोज में डिवाइडेड है। तो वो उसमें है सबसे पहला पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन।
तो ये देख सकते हैं, ये मिलियन ईयर्स की बात की गई है कि ये 65 मिलियन ईयर एगो पैलियोसीन था, फिर 56.5, तो ये एक टाइम पीरियड है। उसके बाद ईओसीन आया, फिर उसके बाद ओलिगोसीन आया, फिर उसके बाद मायोसीन आया, फिर प्लायोसीन आया, और फिर क्वाटरनरी पीरियड आया। वो डिवाइडेड है प्लेस्टोसीन में और होलोसीन में। तो सबसे जो लास्ट पॉच है वो है होलोसीन, जो कि अराउंड 10,000 ईयर्स एगो आया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं टर्सरी एंड द क्वाटरनरी टाइम पीरियड के फॉसिल प्राइमेट्स के बारे में। तो यहाँ देखते हैं कि जो टर्सरी पीरियड है ये बेसिकली 65 to 1.8 मिलियन ईयर्स एगो था। तो इसमें जो अर्थ का क्लाइमेट था वो क्या था, जनरली वार्म एंड ह्यूमिड था। फिर जो मैमल्स थे वो इवॉल्व हुए थे टू फिल द वर्चुअली ऑल द नीसेस वैकेटेड बाय द डायनासोर्स। तो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे और मैमल्स ने रिप्लेस किया था उनको, और मैनी मैमल्स इंक्रीज इन द साइज, और उनका साइज भी इंक्रीज हुआ था मैमल्स का। मैमल्स कॉल्ड प्राइमेट्स इवॉल्व इंक्लूडिंग द ह्यूमन एंसेस्टर। तो जो मैमल्स ह्यूमन एंसेस्टर्स से रिलेटेड थे उन्हें हम प्राइमेट्स बोले। और जो मॉडर्न रेन फॉरेस्ट है या ग्रासलैंड्स होती हैं वो अपीयर हुई, फ्लावरिंग प्लांट्स और इंसेक्ट्स जो है वो अपीयर हुए। फिर देखते हैं क्वाटरनरी पीरियड के बारे में। तो 1.8 मिलियन ईयर्स एगो से प्रेजेंट में है। इसमें क्या हुआ कि अर्थ का क्लाइमेट ठंडा हो गया, लीडिंग टू अ सीरीज ऑफ आइस एजेस, जिसे हम आइस एज के नाम से जानते हैं। सी लेवल जो है वो नीचे हो गया क्योंकि वाटर जो है वो फ्रोजन हो गया ग्लेशियर्स में, एंड दिस क्रिएटेड द ब्रिजेस बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड अलाउइंग द एनिमल्स टू मूव टू न्यू एरिया। और ग्लेशियर की वजह से एनिमल्स को मूव करना पड़ा न्यू एरियाज़ में। सम मैमल्स लाइक वूली मैमल कोल्ड को अडॉप्ट कर लिया बाय इवॉल्विंग वेरी लार्ज साइज, उनका शरीर का साइज़ बड़ा हुआ और फर उनके थिक हो गए, उनके बाल, शरीर के बाल जो है बड़े हो गए, जिससे ठंडे में उनका प्रोटेक्शन हो सके। और अदर जो एनिमल्स थे वो इक्वेटर की तरफ मूव हो गए या फिर एक्सटिंक्ट हो गए अलॉन्ग विद द मैनी प्लांट्स। तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल जो है वो या तो इक्वेटर की तरफ मूव हो गए या फिर वो एक्सटिंक्ट हो गए। जैसे अर्थ है, तो जिसे हम लैटिट्यूड में अगर हम डिवाइड करते हैं अगर अर्थ को, तो ये हमारा इक्वेटर होता है 0 डिग्री। ये जो एरिया है नॉर्थ पोल और ये एरिया है साउथ पोल। तो यहाँ पे ग्लेशिएशन हुआ तो इसकी वजह से कुछ सर्वाइव किए और कुछ मूव कर गए इक्वेटर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे वेदर हॉट था एज़ कम्पेयर टू पोल्स, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं टर्सरी फॉसिल प्राइमेट्स को। जो फॉसिल रिमेन्स है टर्सरी पीरियड का वो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा स्टडी किया गया, और उन्होंने प्राइमेट्स के ओरिजिन और इवोल्यूशन को समझा टर्सरी प्राइमेट्स को स्टडी करके। द फॉसिल प्राइमेट्स ऑफ द टर्सरी पीरियड आर मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय द टेथ। तो जो मोस्टली रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो टेथ के द्वारा एंड द फ्रेगमेंट्स ऑफ जॉ, और वो जॉ फ्रेगमेंट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और इन सम केसेस पार्ट ऑफ स्कल और स्कल, तो उसके द्वारा ये डिनोट किए जाते हैं। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं, टेथ, जॉ एंड स्कल। अब टर्सरी फॉसिल प्राइमेट्स जो है वो क्लासिफाइड है 4 पार्ट्स में। बेसिकली कहीं कहीं आप देखेंगे 5 पार्ट्स भी होते हैं, बट इसमें जो 4th है इसमें मायोसिन और प्लायोसिन को हमने मर्ज कर दिया है। तो पहला इसमें पैलियोसिन प्राइमेट्स, फिर सेकंड वन इज़ द ईओसिन, थर्ड वन इज़ द ओलिगोसिन एंड फोर्थ वन इज़ द मायोसिन प्लायोसिन प्राइमेट्स। तो आइए एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पैलियोसिन प्राइमेट्स के बारे में। तो जो फॉसिल एविडेंसेस मिलते हैं इनके एग्जिस्टेंस के, वो मिडल ऑफ पैलियोसिनेपोस के डिपॉजिट से मिले हैं। इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो रहा है वो माउंटेनियस रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड फ्रांस। तो ये माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से और फ्रांस से मिले हैं जो कि यूरोप में हैं। और इनके जो रिमेन्स मिले हैं उसमें मोस्टली टेथ हैं और फ्रेगमेंट्स ऑफ जॉ हैं। ये 3 फैमिलीज़ में ग्रुप्ड हैं, कार्पोलिस्टिडे, फिनाकोलेमुरिडे एंड प्लेसिएडेपिडे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या बेस्ट नोन फैमिली है जो वो है प्लेसिएडेपिडे। आप इनके प्रोनाउंसिएशन को आप देख लीजिएगा।
इसके जो रिमेन्स थे उसमें होल फॉसिल स्कल, पूरा स्कल था, एंड द अदर पार्ट्स ऑफ स्केलेटन्स, और कुछ स्केलेटन्स के अदर पार्ट्स भी थे। डेंटल कैरेक्टर्स के बेस पे इनको प्राइमेट ऑर्डर में डाला गया है। तो अगर इन्हें प्राइमेट ऑर्डर में डालने का एक रीज़न रहा है तो इनका डेंटल स्ट्रक्चर रहा है। नेक्स्ट जो है वो है ईओसिन प्राइमेट्स। तो इस पीरियड में क्या हुआ था कि लेमूर और टार्सियस लाइक प्राइमेट्स जो है वो बहुत सारे थे। इनका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्थ अमेरिका में था और पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया में था। इन्हें हम ईओसिन प्राइमेट्स को हम ट्रू प्राइमेट्स मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था, जैसे जो ब्रेन था या जो आइज़ थी वो पैलियोसिन टाइम से बड़ी थी, मीन्स कि उनका दिमाग बड़ा था, उनकी आंखें बड़ी थी एज़ कम्पेयर टू पैलियोसिन टाइम। हम इनको 5 फैमिलीज़ में डिवाइड करते हैं। इसमें आता है एडिपिडे, एनाप्टोमॉर्फिडे, माइक्रोसियोपिडे, ओमोमिडे, टार्सिडे। नेक्स्ट है ओलिगोसिन प्राइमेट। तो इसमें बहुत कम फॉसिल रिमेन्स मिले हैं और इनका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है वो अफ्रीका से रहा है। और जो जितने भी अफ्रीकन रिमेन्स मिले हैं वो मोस्टली इजिप्ट से डिस्कवर किए गए हैं और यूरोप से ये डिस्कवर नहीं किए गए हैं। कुछ इनके स्पेसिमेन अमेरिका से भी मिलते हैं बट वो रेयर है। तो जो इजिप्टियन वेराइटीज़ है, जैसा कि हमने देखा कि अफ्रीका में इजिप्ट से ही ज़्यादा इनके रिमेन्स मिले हैं। तो इजिप्टियन वेराइटीज़ जो है वो इंक्लूड करता है पैरापिथेकस, प्रोप्लायोपिथेकस, ओलिगोपिथेकस, एओलोपिथेकस और इजिप्टोपिथेकस एक्सेट्रा। तो इसमें जो पैरापिथेकस है उसके फीचर्स को देखते हैं। तो ये रिप्रेजेंट किया गया बाई अ लोअर जॉ, नीचे वाले जबड़े, और कुछ इसके दांत मिले थे। मीन्स कि एक लोअर जॉ और कुछ दांत मिले, इसके बेस पे हमने इनका आइडेंटिफिकेशन किया पैरापिथेकस का। इनका जो लोकेशन था, पेयम एक जगह है साउथ वेस्ट ऑफ कैरो इन इजिप्ट। द ऑनर ऑफ जॉ, जिसका जॉ मिला था, उसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो वॉज अ वेरी स्मॉल एनिमल अटेनिंग अ साइज ऑफ लिटिल स्क्वायरल मंकी ऑफ टुडे। तो इतना छोटा था, लिटिल स्क्वायरल मंकी जो आज के टाइम पे हम देखते हैं वो उनके साइज़ का था जो उसका जॉ मिला था। कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म, एक इंटरमीडिएट फॉर्म माना जाता है बिटवीन द प्रोजीमियंस एंड एंथ्रोपॉइड्स के बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म माना जाता है। फिर आगे देखते हैं प्रोप्लायोपिथेकस के बारे में। तो ये रिप्रेजेंट किया गया बाय द इनकम्प्लीट लोअर जॉ। इसमें भी लोअर जॉ ही मिला लेकिन ये इनकम्प्लीट था विद इट टेथ, जो कि टेथ के साथ था बट विदाउट असेंडिंग रैमी। तो रैमी एक पोर्शन होता है लोअर जो एरिया का जो मूव करता है, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था वो चीज़। आज के ह्यूमन बीइंग में हम देखेंगे या फिर प्राइमेट्स में देखेंगे जो प्रेजेंट हैं उसमें वो असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, बट इसमें असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था। इनका भी लोकेशन जो था वो फेम में ही था जो कि इजिप्ट में है। एंड दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी प्रिमिटिव एंथ्रोपॉयड एप एंड टू बी अ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू गिब्बन। तो ये इनका जो स्ट्रक्चर था वो क्लोजली रिलेटेड है आज के जो गिब्बन होते हैं उनसे। तो उनका जो जॉ था वो समवॉट डीपर था, थोड़ा गहरा था, शॉर्टर, छोटा था एंड मोर पॉइंटेड, थोड़ा ज़्यादा पॉइंटेड था आज के गिब्बन के कंपेयर में। और कैनाइन्स वेर नॉट सो बिग, और उनके जो कैनाइन थे इस मांस को फाड़ते थे वो ज़्यादा बड़े नहीं थे। द जॉ वॉज अबाउट द साइज ऑफ दैट स्मॉल गिब्बन। तो वो जो जॉ था उनका एक स्मॉल गिब्बन के साइज़ का था। अब डिस्कस करते हैं मायोसिन और प्लायोसिन प्राइमेट्स। ये जो फॉसिल प्राइमेट्स हैं मायोसिन और प्लायोसिन के, उनको हम साथ कंसीडर करते हैं क्योंकि कुछ लीनेज हैं जिनकी कॉन्टिन्यूटी दोनों ही एपॉच में मिलते हैं। तो इस पीरियड से कुछ फॉसिल्स मिले थे, उसमें था प्लायोपिथेकस। प्लायोपिथेकस क्या था कि दिस इज अ फॉसिल ऐप रिप्रेजेंटेड बाय एन इनकम्प्लीट जॉ। यहाँ से भी एक इनकम्प्लीट जॉ ही मिला था जो कि यूरोप में डिस्कवर किया गया था। ये गिब्बन लाइक एनिमल था जिसमें गिब्बन टाइप के जॉ का स्ट्रक्चर था। इन रिस्पेक्ट ऑफ टेथ, दांत के कंपेयर में जो स्नाउट पोर्शन था वो नैरो था, वाइड आई सेट थी और ये रिसेंबल करती हैं गिब्बन को। लेकिन
विद रिगार्ड टू द सर्टेन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अपर लिम और स्पाइनल कॉलम या जनरल बॉडी प्रोपोर्शंस की बात करें तो एक मंकी की तरह था। मीन्स इसमें एक गिब्बन का भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और प्रेजेंट मंकी के भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है प्लायोपिथेकस में। नेक्स्ट में था तो इनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, मायोसिन और प्लायोसिन इपोसिस में था, क्योंकि ये इसी इपोस में बिलोंग करते हैं। इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन था यूरोप, ईस्ट अफ्रीका, मिडल ईस्ट, चाइना एंड सम साइट्स ऑफ इंडिया, कुछ इंडिया में भी इनका साइट था। इन द मोस्ट ऑफ द केसेस लोअर जॉ एंड टिथ ऑफ दिस टाइप हैव बीन डिस्कवर्ड। तो कुछ कंडीशंस में इनके लोअर जॉ और टिथ का डिस्कवर किया गया था, और जो इनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था वो डिटरमाइन किया गया था डेंटल एनाटॉमी के आधार पे। मीन्स कि इनकी डेंटल एनाटॉमी के आधार पे इनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया गया था या प्राइमेट्स के साथ। जो ग्रेगरी या हेलमैन थे, इन्होंने स्टडी किया था उनके डेंटल कैरेक्टर्स को, और उनका मानना था कि ड्रायोपिथेकस जो है वो कॉमन एंसेस्टर हैं ऑफ द लिविंग एंथ्रोपॉइड एप्स एंड मैन। तो इनके हिसाब से ड्रायोपिथेकस जो है वो कॉमन एंसेस्टर है, एंथ्रोपॉइड एप्स हैं या मैन हैं उनका, और वो किस बेस पे, उनके डेंटल कैरेक्टर्स के बेस पे। बट सम ड्रायोपिथेसाइंस सो सच डेंटल कैरेक्टर्स विच वुड रिक्वायर अ स्लाइट मॉडिफिकेशन टू प्रोड्यूस ह्यूमन कैरेक्टर्स ऑफ डेंटिशन। और कुछ मानते हैं कि इनके जो डेंटल कैरेक्टर था उसे एक स्लाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी ह्यूमन टाइप ऑफ डेंटिशन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कुछ डिफरेंस था, लेकिन ग्रेगरी और हेलमैन का मानना था कि नहीं, ये एप्स और मैन का एंसेस्टर है। इनको हम दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ड्रायोपिथेसिने और रामापिथेकस। नेक्स्ट अब देखते हैं ड्रायोपिथेकस के बारे में। ड्रायोपिथेकस फॉसिल प्राइमेट्स से था, वो फर्स्ट नोन फ्रॉम द सम टेथ एंड जॉ बोन। तो यहाँ भी टेथ और जॉ की बात करी जा रही है। फ्रॉम द मायोसिन एंड द प्लायोसिन डिपॉजिट्स ऑफ यूरोप एंड सिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया। जो ड्रायोपिथेकस फॉसिल प्राइमेट्स थे उनका जो है टेथ और जॉ बोन मिला यूरोप और सिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया से। नाउ द रिमेन्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। अब जो है उनका रिमेन्स जो है वो यूरोप के बहुत सारे पार्ट से, अफ्रीका से, एशिया से, मेनली इंडिया और चाइना से, बहुत जगह से मिल रहे हैं। देयर इज़ अ डेफिनेट पैटर्न, एक डेफिनेट पैटर्न था जिसे हम ड्रायोपिथेकस पैटर्न कहते हैं, इन द अरेंजमेंट ऑफ कस्प्स ऑफ द लोअर मोलर टेथ। तो ये कस्प्स क्या होता है, हमारे दांत का जब अबर स्ट्रक्चर आप देखते हैं ना, हमारे दांत अगर इस तरह से चीज़ें होती हैं तो इस पर कस्प्स बने होते हैं। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देखिएगा, कहीं वाई शेप होता है, कहीं और शेप होते हैं इस तरीके से। तो ये कस्प होते हैं दांत के, जो लोअर मोलर टिथ होते हैं, इनके सबसे अंदर के जो दांत होते हैं उस पर ये कस्प मिलते हैं। और आउट ऑफ 5 कस्प्स, तो ये 5 कस्प का दांत मिला था, इसमें से 3 आर अरेंज्ड अलोंग द चेक साइड एंड 2 अलोंग द टंग साइड। तो उसमें जो 3 थे वो चिक के साइड अरेंज थे और 2 थे वो टंग के साइड थे। ये हमारा माउथ का स्ट्रक्चर है और ये दांत होते हैं। तो एक साइड अगर हम देखें तो स्किन होती है हमारी बाहर से, तो ये हमारा चिक का साइड हो गया और ये हमारे अंदर टंग होती है। तो इसमें 5 कस्प थे, इसमें से 3 जो है वो चिक के साइड थे, इस साइड में थे, और 2 थे वो टंग के साइड में थे, अंदर के साइड में थे। और ये सेपरेटेड थे, 5 कस्प्स थे वो वाई फॉर्म में डिवाइडेड थे। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनका ओपिनियन था कि ड्रायोपिथेकस जो है वो मोस्ट लाइकली एंसेस्टर है मॉडर्न पोंगिने का, जैसे कि गोरिल्ला या चिंपैंजी का। लास्ट वन इज़ द प्रोकंसूल। प्रोकंसूल का टाइम पीरियड और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो टाइम पीरियड जैसा कि सेम है कि मायोसिन और प्लायोसिन की बात कर रहे हैं, तो इसमें अर्ली मायोसिन ऑफ केन्या, ईस्ट अफ्रीका एंड युगांडा में इसके रिमेन्स मिले थे। और मोस्ट ऑफ द रिमेन्स ऑफ द प्रोकॉन्सल वॉज डिस्कवर्ड बाय द लिकी। तो लिकी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनके द्वारा इनके मोस्टली रिमेन्स मिले हैं।
और इनके साइज़ और फीचर्स जो है वो वेरी करते हैं। इसको हम अफ्रीकन वैरायटी ऑफ ड्रायोपिथेकस भी कंसीडर करते हैं, माना जाता है। अब आते हैं क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट्स पे। तो जब टर्सरी पीरियड ख़त्म हुआ विद द प्लायोसीन एपॉच एंड द क्वाटरनरी पीरियड जो है उसके बाद स्टार्ट हुआ। तो क्वाटरनरी पीरियड को हम फर्दर डिवाइड करते हैं प्लेस्टोसीन में और होलोसीन में। जो ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है वो एप्लाइक्रेचर से हुआ है और ये प्लेस्टोसीन में एकम्प्लिश हुआ था। देयरफॉर दिस पीरियड में भी रिगार्डेड एज द इपॉच ऑफ मैन, क्योंकि इसमें मैन का एवोल्यूशन हुआ है। और इसमें 3 मेजर स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलोपिथेसाइन, होमो इरेक्टस और निएंडरथल। तो ऑस्ट्रेलोपिथेसाइन के बारे में क्या माना जाता है कि ये बाइपैडल थे और इनका जो डेंटल स्ट्रक्चर था वो ह्यूमन के ही तरह था। इनका ब्रेन साइज जो है वो स्मॉलर देन ह्यूमन था। इनका जीनस होमो था। होमो इरेक्टस के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या था कि इनका भी जीनस जो है वो होमो है और ये फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर है जो स्प्रेड थ्रू आउट द यूरेशिया। तो ये सबसे पहले एंसेस्टर हैं ह्यूमन के जो थ्रू आउट द यूरेशिया स्प्रेड हुए थे और ये फर्स्ट ह्यूमन स्पीसीज़ हैं जिनका फ्लैट फेस था, प्रोमिनेंट नोज था और बॉडी हेयर कवरेज जो है वो ज़्यादा था। निएंडरथल की बात करते हैं तो ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ है। ड्यू टू द ग्रेट क्लाइमेटिक चेंज डिसीजेस के चलते ये एक्सटिंक्ट हो गया। और अगर इनको ह्यूमन से हम कंपेयर करते हैं, इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो ज़्यादा हैवी बल्की था और लिम जो है वो शॉर्टर था। और ये क्यों था? क्योंकि इन्होंने अडॉप्ट किया था टू कंजर्व द हीट इन द कोल्ड क्लाइमेट। तो इन्होंने कोल्ड क्लाइमेट में हीट को कंजर्व करने के लिए एडाप्टेशन की थी। इसकी वजह से इनका जो शरीर का साइज़ था वो बल्कि था और लिम जो है वो छोटा था। होलोसिन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो होलोसिन जो है वो करंट जियोलॉजिकल इपॉच माना जाता है। 11,700 साल से अभी करंट का जो टाइम है इसे हम होलोसिन मानते हैं। और इस टाइम पे मेजर ग्लेशियल इपॉच या आइस एज ख़त्म हो गया था और होलोसिन स्टार्ट हुआ था। अनदर नेम ऑफ द होलोसिन इज समटाइम यूज्ड इन एंथ्रोपोजीन इज़ द एज ऑफ मैन। एज ऑफ मैन माना जाता है क्योंकि इसमें करंट ह्यूमन सिविलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ। तो होलोसिन इज विटनेस्ड ऑल द ह्यूमैनिटीज़ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो इसमें ह्यूमैनिटीज़ के रिकॉर्डेड हिस्ट्री हैं, राइज एंड फॉल ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन। जितनी भी सिविलाइजेशन हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो होलोसिन में ही आते हैं। होलोसिन में ही ग्रेट डेवलपमेंट को देखा जाता है, ह्यूमन नॉलेज और टेक्नोलॉजी को। तो ये था होलोसिन के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं @anthroworld.edu और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @anthroworld। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।